व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे पहले चरण में कौन आगे है कौन पीछे, यानी इस चुनाव में पहले चरण में कौन से मुद्दे हावी रहे। इस दौर में मीठे पे भी बड़ी चर्चा हुई है, तो आज उसकी बात हम करेंगे और इन चुनावों में कौन से मुद्दे बढ़ गए हैं, कौन से मुद्दे कम हो गए हैं, उनकी भी बात करेंगे। 2024 के पहले चरण का आगाज हो चुका है। 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन किसकी बातों पर जनता को यकीन है, ये 4 जून को ही साफ होगा। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। एक अंसारी परिवार है, जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ इसमें हिस्सेदार बने। उधर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को बेहद कड़ा संदेश दिया है। আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট দেওয়া। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि पहले राउंड की हवा का रुख क्या 4 जून के नतीजों की दिशा का इशारा कर रहा है। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। पहले चरण का संदेश किसका जनादेश। तो पहले चरण का संदेश किसको जनादेश, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 की सियासी हवा का विश्लेषण। 2019 में जिन 102 सीटों की हम बात करें उसमें एनडीए के खाते में 46 आई थी और इंडिया अलायंस के खाते में 49 गई थी। 2019 में से 102 सीटों में किसके पास कितनी सीटें थी? 40% सीटें बीजेपी के पास और सिर्फ 15% सीटें कांग्रेस के पास थी, बाकी अन्य दलों के पास थी। 102 सीटों पर बीजेपी 60 उम्मीदवार बीजेपी ने 2019 में उतारे थे, लेकिन 2024 में 77 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 17 उम्मीदवार ज्यादा हैं। और कांग्रेस ने इस बार 56 उतारे हैं, यानी पिछली बार 65 उतारे थे, यानी 9 उम्मीदवार कम हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि डिबेट के आज के मुद्दे क्या हैं। लेकिन हार जीत का अंतर बड़ा जरूरी है। अब 53 सीटों पर हार जीत का अंतर 20% से कम था और 8 सीटों पर 22% से भी कम था। लेकिन बहस के मुद्दे आज क्या क्या है? क्या बीजेपी ने उम्मीदवार बढ़ाए? क्या सीटें भी बढ़ के आएंगी? क्या तमिलनाडु में बीजेपी 400 पार वाला सपना पूरा कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी के लिए तमिलनाडु एक बड़ा टारगेट है। इंडिया अलायंस इस बार क्या बीजेपी के वोट पे सेंध लगा पाएगा और पहले दौर की मिठाई किसके हाथ आएगी? मेरे साथ बात करने के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता, विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के। जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है।
शुरुआत आपसे करते हैं सुधांशु जी। 400 पार का नारा है, लेकिन मिठाई के लिए भी अब आप विपक्ष को बेचारा बना रहे हैं। नहीं, जो लोग बहुत चिंतित रहते थे, अब देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हलवा पूड़ी खा रहे हैं बैठकर, तो चिंता का सबब समझा जा सकता है। मगर मैं कहना चाहता हूं, कितना मीठा खा लो, वो कड़वापन खत्म होने वाला नहीं है। पूरे दिल्ली और देश की जनता को पता है कि जितनी कड़वाहट आपने बाहर भरी है, वो कोई मिठाई उसको कम नहीं कर सकती। परंतु मैं एक बात लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, क्योंकि जिन 102 सीटों पे वोट डाले गए, बीजेपी की 46 आई थी और इंडिया अलायंस की 49 थी, और इस बार इंडिया अलायंस एक साथ है, तो कैसे निपटेंगे? नहीं, बंगाल में तो साथ नहीं है, तमिलनाडु में तो है। हाँ, बहुत तमिलनाडु में आपका गठबंधन टूटा है एआईडीएमके के साथ। बिल्कुल। देखिए साहब, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो पहले दौर के मतदान ने बहुत एक सटीक संकेत दिया है। अगर पश्चिम बंगाल में अपेक्षा से कहीं अधिक मतदान हो रहा है जी, इस बार अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों की बहुत चौकसी थी, और पश्चिम बंगाली अब एकमात्र राज्य बचा है भारत में जहां चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं। एक दौर में यूपी और बिहार से ऐसी खबरें आती थी, वैसी अब पश्चिम बंगाल से आती हैं। तो यदि थोड़ी सी सुरक्षा बड़ी, इस बार भी बहुत हुआ है, बहुत करने का प्रयास किया गया है, तो जनता में रिएक्शन हो सकता है। अब आप आइए, ये राहुल गांधी जिसको करंट कहते थे, अगर उस करंट का पावर हाउस उनके हिसाब से आज जो सीटें उनमें रामपुर होना चाहिए था, अगर रामपुर में 50% है तो पावर हाउस में वोल्टेज बहुत कम नजर आ रहा है, जबकि यहां तो स्पार्क हो जाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इस जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु में वोटिंग अधिक हुई है, और ये एक माना जाता है कि जब अधिक वोटिंग होती है तो वो रिएक्शन में होती है, यानी परिवर्तन लाने के लिए होती है। देखिए 2019 में भी अधिक वोटिंग हुई थी, लेकिन रिएक्शन वो किस तरफ था वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं, और आपको देख के विजय चौक की शाम पर एक मुझे गाना भी याद आ रहा है, हाल कैसा है जनाब का। बहुत अच्छा हाल है, बहुत अच्छा हाल है, और बड़ी खुशी है अमीश भाई कि पहले फेज की वोटिंग हुई, अच्छा रहा, बंगाल में एक अच्छा टर्नआउट रहा, और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु ने आगाज कर दिया है बदलाव का। 39 सीट्स में से एक भी नहीं आएंगी एआईएडीएमके के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अंसारी तो पहुंच गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे, लेकिन इंडिया अलायंस का एक भी घटक दल नहीं पहुंचा। राम से दुश्मनी थी या मोदी से? जी, उस पे आऊंगा, लेकिन आप बताइए, राम मंदिर तो ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में अल्मोड़ा के एक गांव ने इलेक्शन का बायकॉट किया, वोट नहीं डाले, और नारा दिया गांव वालों ने, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये मेरे ख्याल से सुधांशु जी को सोचना चाहिए इस विषय में। आपने सारा का सारा फोकस इस तरफ धर्मांधता की तरफ, धर्म के नाम पे वोट बटोरना, राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरना, रोड कौन बनाएगा? चलिए, रोड कौन बनाएगा, लेकिन मैं जनता से भी जानना चाहता हूं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण है या लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण है?